कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया था दैट वाज डिफरेंट टोपोलॉजीज, राइट? कि कंप्यूटर्स आपके एक नेटवर्क में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक जो पिक किया है रिवीजन के लिए दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। टोपोलॉजी तक हमने कल कर लिया था। इसके बाद आपका टॉपिक है नेटवर्क हार्डवेयर, कि ऐसे कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो आप एक नेटवर्क बनाते हुए यूज करते हो, और उन डिवाइसेस का फंक्शन क्या होता है, किस लिए यूज होते हैं वो डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक डिवाइस चाहिए होता है जिसे कहते हैं एनआईसी। एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी? सो इट्स कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसी कार्ड को एथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। सो दिस इज द कार्ड, वेरी गुड ममता। So this is the card which is used to establish a link between the computer and the networking device. तो आपके पास एक RJ45 कनेक्टर होता है। आपने कभी देखा होगा कि जो आपके टेलीफोन लाइंस के पीछे भी जो कनेक्टर लगा होता है, जैसे हमारे पास अलग अलग केबल के फेसेस होते हैं ना, कोई यूएसबी होता है, कोई टाइप सी होता है, वैसे ही RJ45 एक स्पेशल तरह का कनेक्टर होता है जिसकी हेल्प से हम नेटवर्किंग में केबल्स को कंप्यूटर से या डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ RJ45 कनेक्टर हम अपने मॉडेम को या अपने हब को या स्विच को अपने कंप्यूटर के एनआईसी में कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को एक एड्रेस अलॉटेड होता है जिसे कि मैक एड्रेस कहते हैं। सो मैन्युफैक्चरर जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाते हैं, जो एथरनेट कार्ड बनाते हैं, वो हर एक कार्ड को एक स्पेशल यूनिक एड्रेस अलॉट करते हैं विच इज कॉल्ड मैक एड्रेस। आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है दो एड्रेसेस लिख के एग्जाम में कि बताओ इसमें से मैक एड्रेस कौन सा है और आईपी एड्रेस कौन सा है। तो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को डिफरेंशिएट करने के लिए मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में गिवन होता है। हेक्साडेसिमल क्या होते हैं? दिस इज द नंबर सिस्टम जहां पर 16 डिजिट्स पॉसिबल है। उसमें हम 0 to 9 तो डिजिट्स लेते हैं और 10 से लेके 15 तक ABCDEF यूज करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से एड्रेस है, बीच में कोलन्स हैं, ठीक है, और ऐसे 6 पार्ट्स होंगे। सो इफ आई हैव 6 पार्ट्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, तो ये आपका मैक एड्रेस होगा। जबकि आईपी एड्रेस जो होता है वो अलॉट होता है टू एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट। सो आईपी एड्रेस क्या होता है? इट इज अ यूनिक एड्रेस allotted to every computer connected to इंटरनेट। उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस इज इन 4 पार्ट्स लाइक दिस, और इसके बीच में डॉट होता है, उसके बीच में क्या है? कोलन है। यहाँ पर क्या है? डॉट्स है। एफ से बड़ा अल्फाबेट इसमें नहीं आ सकता। अगर एफ से बड़ा अल्फाबेट है मतलब ये गलत है। और इसमें आपके पास जो नंबर्स हैं चारों में, वो 0 से 255 के बीच में ही हो सकते हैं। 255 से बड़ा नंबर हम इसमें नहीं ले सकते। तो अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि बताओ जो गिवन एड्रेस है वो वैलिड है या इनवैलिड है, तो वहां पर आपको ये हेल्प करेगी कि 0 से 255 के बीच में अगर नंबर्स हैं तो वो वैलिड आईपी एड्रेस है। लेकिन अगर चारों में से कोई भी नंबर 255 से बड़ा हो गया तो वो इनवैलिड है और नेगेटिव नंबर इसमें नहीं हो सकते। ठीक है, सो दैट इज योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। RJ45 कनेक्टर क्या होता है, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या होते हैं हमारे पास डिवाइसेस? आपके पास पहला डिवाइस आ जाता है मॉडेम। मॉडेम मॉडेम क्या होता है? मॉडेम की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो बनती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, सो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से बना है मॉडेम। अब ये मॉडेम की जरूरत क्यों होती है? आपके कंप्यूटर में सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है, दैट इज जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होता है ना। तो हर चीज मेमोरी में जो स्टोर होती है वो बाइनरी में होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। लेकिन जब वो केबल्स के थ्रू जाती है तो वो एनालॉग फॉर्म में जाती है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जाती है। सो डेटा गोज इन दी एनालॉग फॉर्म। सो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेम वे व्हेन वी रिसीव इट बैक, हमें एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। So converting digital to analog or analog to digital is done by modem, which is modulator demodulator. So ये क्या करता है modem? Converts digital
to analog and vice versa. तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है व्हाट इज मॉडर्न, तो आप ऐसे बता सकते हो। लेकिन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे डायग्राम बना के दिखा सकते हो कि ये डिजिटल सिग्नल जा रहे हैं, किस में गए, मॉडर्न में, और मॉडर्न ने क्या जनरेट करके दिए, एनालॉग। एंड सेम वे रिवर्स, है ना। सो जब वो डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट कर रहा है उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जब वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा तो हम उसको डीमॉड्यूलेशन कहेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका मॉडर्न। मॉडर्न के बाद हमारे पास एक डिवाइस आता है हब। हब क्या होता है, जैसे काफी सारे कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट करना है, तो एक ऐसे बॉक्स सा होता है जो आपके घर पे वाईफाई राउटर लगा होता है, कुछ कुछ वैसा ही दिखता है। इसके साइजेस यूजुअली होते हैं जैसे 8x1, 16x1, लाइक दिस, 2 की पावर्स में होता है। तो ये पीछे RJ45 के सॉकेट्स लगे होते हैं, तो जितने भी कंप्यूटर्स आपको कनेक्ट करने हैं, सबकी तार इनके साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, सो ये तो हब का पर्पस होता है कि टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। तो हब किस लिए यूज होता है, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। तो एक नेटवर्क में जो हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए यूज होती है हब। अब हब को हम कहते हैं कि हब इज अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। Now what do we you mean by broadcasting device? ठीक है, अब जैसे आप लोग वो क्लास में, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि काव्या एक्सप्लेन दिस, है ना, तो मैसेज सुना तो सबने, सबके पास जा रहा है ना मैसेज, लेकिन आंसर सिर्फ कौन करेगा, काव्या। तो यहाँ पर मैं ब्रॉडकास्टिंग मतलब मेरे पास जो भी डेटा रिसीव हुआ है आगे जाने के लिए मैं सबके पास भेज दूंगी, जिसका एड्रेस मैच होगा वो रख लेगा, जिसका नहीं मैच होगा वो छोड़ देगा। दैट्स ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, सो ये है हब। अब हब का ही बेटर वर्जन होता है स्विच। स्विच को हम इंटेलिजेंट या स्मार्ट हब भी बोलते हैं। सो स्विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेलिजेंट हब और स्मार्ट हब। क्यों, दिखने में बिल्कुल हब जैसा होता है, अगर आप इसका डिवाइस देखोगे तो आप देख के नहीं बता सकते कि वो हब है या स्विच है, बट द वर्किंग इज डिफरेंट। स्विच ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, स्विच सबके पास नहीं भेजता, जिसके लिए वो मैसेज है उसी को ही डायरेक्टली सेंड कर देता है। तो इट हैज द पावर टू चेक कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है और कहां उसे भेजना चाहिए। सो दैट इज योर स्विच। सो स्विच इज टर्म्ड एज इंटेलिजेंट हब। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये हो गया हमारा हब एंड स्विच, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में क्वेश्चन हब और स्विच पे पक्का आता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि बताओ किस किस यूनिट के अंदर आपको हब और स्विच चाहिए। तो जितनी भी यूनिट्स होती हैं हर यूनिट के अंदर हमें स्विच या हब लगाना होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगी सैंपल्स, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ उसका आंसर करना है। ठीक है, सो ये हो गया हब और स्विच। सो मॉडर्न हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया। देन कम्स अ डिवाइस रिपीटर। इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट 100% हर साल क्वेश्चन आता है केस स्टडी के अंदर ही। सो रिपीटर का काम क्या है, देखो सिग्नल्स है। अब सिग्नल्स कुछ देर तक तो अपनी फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल करेंगे एंड देन ड्यू टू द डिस्टेंस दे टेंड टू लूज द सिग्नल, फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है। पर हमें ऐसा नहीं होने देना, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखनी है। तो वो जो सिग्नल ऐसे ऐसे जा रहा था वो ऐसे होने लग जाएगा, ये नहीं होने देना आपने। तो यहाँ पर आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जो कि होगा रिपीटर। सो दिस इट इज यूज्ड टू bring back the signals to their original frequency. To their original frequency. तो आप कह सकते हो बूस्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, रीजनरेट करते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे, एनीथिंग लाइक दैट, बट उनका काम है अपनी जो उनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसी पे सिग्नल्स को आगे चलते रहने दें। और रिपीटर हमें कब चाहिए होता है, यूजुअली आफ्टर 100 मीटर, अगर हम कॉपर वायर की बात कर रहे हैं। सो 100 मीटर ऑफ डिस्टेंस के बाद हमें एक रिपीटर चाहिए होता है व्हेन कॉपर वायर्स आर यूज्ड। जब फाइबर ऑप्टिक होती है तो उससे भी ज्यादा हो जाता है, डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया में डिफरेंट होता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर हम 100 मीटर लेके चलते हैं एंड वील सी हाउ टू आंसर दैट। ठीक है, सो ये हो गया रिपीटर। रिपीटर के बाद आपके पास आता है ब्रिज। ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, जो कि लैन या मैन हो सकते हैं। सो कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, उसमें जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उनको ओवरकम करता है ब्रिज, लैंस और मैन्स। और अगर आप बड़े लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए गेटवे होता है। सो गेटवे इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल वाइड एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, सो इट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल वाइड एरिया नेटवर्क्स। और एक होता है आपके पास यहाँ पे रूटर, a few people also call it as router।
सो राउटर का पर्पस क्या है? टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ, तो जो सबसे छोटा रास्ता ढूंढने का काम है वो रूटर का, दैट इज राउटर का काम है। टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो जो नेटवर्क का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, ये सब आपका राउटर का काम होता है। तो ये डिवाइसेस आपको पता होने चाहिए कि किस डिवाइस का क्या फंक्शन होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नेटवर्क डिवाइसेस में किसी को कोई डाउट है? इज इट क्लियर फॉर व्हाट पर्पस वी यूज ईच ऑफ दीज डिवाइस? RJ45 कनेक्टर जो है बेटा, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द वायर्स। देखो जैसे कोई भी केबल होती है ना हमारे, लाइक इफ यू सी दिस, ये क्या है? टाइप सी है ना। ऐसे ये जो आगे फेस होता है, ये टाइप सी नहीं है, ये लाइटनिंग है ना, ये लाइटनिंग है। ऐसे टाइप सी वाला होता है, ऐसे यूएसबी होता है। तो जो RJ45 कनेक्टर है, उसकी फेस जो होती है, आपने देखा होगा, अभी ऐसे पिन प्रेस करके हम उसको लगाते हैं और पिन पिन प्रेस करके ही निकलते हैं। सो इट्स बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ सॉकेट इन योर कंप्यूटर। उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टर होता है जिससे आपकी केबल कनेक्ट होती है। और वो सॉकेट किसके लिए होता है? एथरनेट कार्ड के लिए। जैसे मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर ही अब हमारा नॉर्मली माउंटेड होता है। पहले जो सीपीयू होते थे, बड़े वाले सिस्टम यूनिट जिसे हम कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के, उसमें वो कार्ड अलग से लगाया जाता था मदरबोर्ड के साथ। पर लैपटॉप्स में तो वो चीज ऑलरेडी इनबिल्ट आती है ना। तो जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें आपके पास वो चीज ऑलरेडी होती है। अभी जैसे कुछ लैपटॉप्स में वो प्रोविजन ही नहीं होता। जैसे ये लैपटॉप है, दिख ही नहीं रहा होगा, ये दिखता है? जैसे ये लैपटॉप है, इसके अंदर अभी है ही नहीं, वो पोर्ट ही नहीं है RJ45। सो इसके अंदर वो पोर्ट ही नहीं है, मतलब इस वाले को मैं लैन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती। अगर कई बार होता है ना, हमारा वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा होता, तो हम कहते हैं कि चलो राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं तार से। तो जिसमें वो पोर्ट नहीं होगा उसको आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओ। तो वो पोर्ट होना जरूरी है, तभी हम उसको डायरेक्ट केबल से कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, बताओ इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बिगेस्ट नेटवर्क यू हैव। ठीक है, अब what do you understand by the term website? What do you understand by the term website? Collection of web pages. ठीक है, और वेब पेज क्या होता है? दिस इज सम पेज which shows you information in the form of text, images, hyperlinks, है ना, all that stuff. वेब ब्राउजर क्या होता है? What is a web browser? It is an application software used to serve websites. Very good. So it's an application software used to open websites. Can you name a few web browsers? एग्जाम्पल दे सकते हो? मैं अभी क्या यूज कर रही हूँ? एज, है ना। उसके अलावा वी कैन हैव क्रोम, ओपेरा, iOS यूज कर रहे हो तो सफारी, वेरी गुड, मोजिला फायरफॉक्स, है ना, एक्सेट्रा। सो वी हैव ब्रेव। तो ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हमारे पास होते हैं। फिर एक टर्म होती है वेब सर्वर। वेब सर्वर वो कंप्यूटर है जहां पे आपकी वेबसाइट स्टोर्ड होती है। सो इट इज द सर्वर ऑन इंटरनेट where websites आर स्टोर्ड। उनका सारा डेटा वगैरह सब कुछ वेब सर्वर पे स्टोर होता है, जहां से हम फेच करते हैं। और फेच किसकी हेल्प से करते हैं? यूआरएल की हेल्प से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल?
फुल फॉर्म्स आपको सारी याद रखनी है, जहां पे भी पूछी जाएंगे। जैसे ये वेबसाइट से रिलेटेड फुल फॉर्म है www, ये तो सबको ही पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, एक और इसके साथ रिलेटेड फुल फॉर्म आती है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। सो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसोर्टियम क्या है? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब का ध्यान रखती है, मतलब हु टेक्स केयर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वेरी गुड ममता, इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपकी हर साइट का जो पूरा नाम होता है, जब हम शुरू करते हैं http:/, जैसे हमारा है http://alcoder.co.in, ठीक है, तो वो पूरा यूआरएल है, तो आपके रिसोर्स को लोकेट करने के लिए वो यूज होता है। और उसमें से डोमेन नेम क्या होगा? alcoder.co.in, राइट? सो दैट इज द डोमेन नेम। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये सब आपको याद होनी चाहिए, ये 1 मार्क में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो यू शुड रिमेम्बर दिस। इसके बाद आपके पास इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या होता है। सो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होते हैं साइबर एथिक्स और एक होती है साइबर लॉ। एथिक्स तो वही ना, जैसे हम कहते हैं बेटा कोई घर आए तो नमस्ते करो, है ना, मेहमान जब तक बैठे हैं तब तक आप नहीं उठा के कुछ खाओगे, को खाने दो पहले, है ना। तो वो क्या है? एथिक्स है कि आप में वो बिहेवियरल चीजें होनी चाहिए, नहीं करोगे तो कोई जेल थोड़ी भेज देगा उसके लिए, है ना। तो वो साइबर एथिक्स होते हैं कि आपको इंटरनेट पे किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, आपको अब्यूजिव वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, तो वो साइबर एथिक्स है। पर एक चीज होती है साइबर लॉ। साइबर लॉ अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वो इलीगल है, उसके लिए आपके ऊपर केस भी हो सकता है, जेल भी जा सकते हो। ठीक है, अब साइबर क्राइम में क्या क्या आता है? साइबर क्राइम में हमारे पास सबसे बड़ी चीज है हैकिंग। सो हैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। तो आप किसी के डेटा को अनऑथराइज तरीके से निकाल रहे हो, ठीक है, उसका मिस यूज कर रहे हो, तो वो है हैकिंग, राइट। सो हैकिंग में भी हमारे पास टर्म्स आती हैं, ब्लैक हैट हैकर्स एंड व्हाइट हैट हैकर्स। एनी आइडिया क्या होता है ये? पहले हम सिर्फ ब्लैक हैट व्हाइट हैट टर्म्स यूज करते थे, आजकल एक टर्म आ गई क्रैकिंग या क्रैकर्स। सो अनऑथराइज एक्सेस ऑफ डेटा, अगर आप उसको मिस यूज कर रहे हो, गलत काम के लिए यूज कर रहे हो, तो उसको हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। क्रैकर्स आर बेसिकली योर व्हाइट हैट हैकर्स, कि आप यहाँ पर अनऑथराइज तरीके से डेटा स्टील तो कर रहे हो, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। जैसे कि अभी हमारी एजेंसीज होती है जो आपकी सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए काम करती है, तो वो कुछ इलीगल अगर ओवर द इंटरनेट हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करती है, ठीक है, तो उन्हें हम व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। सो उसके बाद आपके पास आ जाता है साइबर बुलिंग। अगर आप किसी के बारे में गलत उसकी पिक्चर्स डाल रहे हो, ठीक है, उसके बारे में हेट्रेड लिख रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड साइबर बुलिंग। देन यू हैव साइबर स्टॉकिंग। अगर आप वो कहीं पे भी ऑनलाइन होता है, वहां पे जाकर आप उनको मैसेजेस कर रहे हो, उनको तंग कर रहे हो, सो दैट इज साइबर स्टॉकिंग। देन वी हैव आइडेंटिटी थेफ्ट। आपने किसी का आईडी चोरी कर लिया, उसका यूजर नेम पासवर्ड चोरी कर लिया और आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप वो हो, सो दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। उसके अलावा वी हैव फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है? हमारे पास फ्रॉडेंट ईमेल्स आती है, ठीक है। सो फिशिंग में वी गेट फ्रॉडेंट ईमेल सेइंग कि आपने ये प्राइज मनी जीती है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करो, और उसमें वो आपकी डिटेल्स में कोई पासवर्ड पूछ सकते हैं, आपकी कार्ड डिटेल्स पूछ सकते हैं, ओटीपी मांग सकते हैं, तो उसमें आपके पास मिलेगा तो कुछ नहीं, बल्कि जो है वो भी चला जाएगा। सो दैट फ्रॉड इज कॉल्ड फिशिंग। एक होता है फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग में क्या होता है कि इट्स लाइक यहाँ तो आपके मेल बॉक्स में स्पेसिफिक मेल आ रही है, फार्मिंग में किसी के पास मेल नहीं आती। उसमें क्या होता है कि जैसे जो लोग फ्री में गेम्स डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट से, या फ्री में मूवीज डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट से, वो कहीं किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और वो लिंक उनको किसी ऐसी मेलिशियस वेबसाइट पे ले जाता है जहां से उसका डेटा स्टील हो सकता है, ठीक है। वो सब इसके अंदर आ जाता है, तो ये फार्मिंग हो गया। एक आता है आपके पास रैंसमवेयर। सो रैंसमवेयर इज अ साइबर क्राइम एज वेल एज अ वायरस। तो ये आपके पास जब कंप्यूटर में आता है, आपकी फाइल्स को ब्लॉक कर देता है, और फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं आपकी फाइल्स को ओपन करने के लिए। अगर आप अपनी फाइल्स यूज करना चाहते हो, यू हैव टू पे देम, एंड देन ओनली यू कैन यूज योर कंटेंट ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। सो ये साइबर क्राइम डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
देन एक टर्म आती है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपी में ये टॉपिक सोसाइटल इम्पैक्ट के अंदर आता है, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आपको ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही आना चाहिए। सो आईपीआर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि मैं कुछ भी प्रॉपर्टी, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी बुक लिख रही हूँ, तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा कॉपीराइट है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। और अगर हम किसी के बनाए हुए कंटेंट को यूज करते हैं तो हमें उसको बताना पड़ता है कि हमने ये यहाँ से लिया है। नहीं लेते हैं तो उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। So plagiarism is using someone else content, saying it's yours, and without giving the required credit to that person. ठीक है, उसे कहते हैं plagiarism। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कुछ और छोटी छोटी चीजें, जैसे कि वी हैव कम्युनिकेशन टाइप या कम्युनिकेशन चैनल टाइप आप कह सकते हो। सो कम्युनिकेशन चैनल टाइप, ये जो मैं अभी दो चीजें बताऊंगी, ये सीएस में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आईपी में नहीं पूछा जाता है। कम्युनिकेशन चैनल टाइप मतलब पहला होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, कि एक तरफ से डेटा जा रहा है और दूसरी तरफ रिसीव हो रहा है, इट्स ओनली वन साइडेड ट्रांसफर। जैसे आप टीवी देख रहे हो, तो टीवी में जो भी वो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम उनको वापस थोड़ी कुछ बता सकते हैं। सो दैट्स वन साइड ट्रांसफर। देन यू हैव हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। सो इसमें दोनों तरफ होता है, लेकिन नॉट साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे एक ही तरफ होता है। सो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। सो बोथ वे ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, बट नॉट साइमल्टेनियसली। तो आपने कभी वॉकी टॉकी पे देखा हो किसी को बात करते हुए, मूवीज में या रियल में, तो आपने देखा होगा कि जब वो बात करते हैं उसके बाद बोलते हैं ओवर, फिर वो बटन प्रेस करते हैं, फिर दूसरी साइड वाला बंदा बोलता है ना। सो बोथ वे ट्रांसमिशन, बट नॉट साइमल्टेनियसली। एंड देन यू हैव फुल ड्यूप्लेक्स, जो हम फोन पे बात करते हैं, जो वीडियो कॉल्स में बात करते हैं, दोनों लोग की फोटो दिख रही है, दोनों लोग एक साथ बोल सकते हैं। वो अलग बात है कि जब दो तीन लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ किसी का नहीं आएगा, बट डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन में बोथ पे ट्रांसमिशन इज देयर एंड साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन जो है वो हो सकता है। एक ही केबल से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। सो दैट इज कम्युनिकेशन चैनल टाइप। सो वी हैव सिंप्लेक्स, वी हैव हाफ ड्यूप्लेक्स, वी हैव फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहते हैं स्विचिंग। सो स्विचिंग का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा जाने के बीच में जो हम रास्ता खोजने का काम करते हैं, वो होता कैसे है। तो जो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन में स्विचिंग यूज होती थी उसे कहा जाता था सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि फर्स्ट कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड। सो जब आप फोन करते हो, अभी भी आप फोन करते हो, पहले रिंग जाती है, दूसरा बंदा उठाता है, तभी हम बात कर सकते हैं ना। जब तक वो फोन उठाएगा नहीं, हम बात नहीं कर सकते। फर्स्ट कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, तो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। देन डेटा इज ट्रांसमिटेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जितनी मर्जी देर बात करो। आजकल तो ये भी नहीं होता पर कॉल के पैसे हैं ना, महीने का एक बार पे कर दिया, जितनी मर्जी कॉलिंग करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड देन कनेक्शन इज रिलीज्ड। तो पहले कनेक्शन बनेगा, फिर डेटा पास होगा और फिर कनेक्शन रिलीज होगा। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है सर्किट स्विचिंग का। फिर उन्होंने कहा कि भाई दूसरा बंदा ना अवेलेबल हो तब भी तो कोई तरीका होना चाहिए उसको कोई मैसेज भेजने का। तो आया मैसेज स्विचिंग, जिसमें आपकी आ गई ईमेल्स, चैट मैसेजेस, जैसे कि व्हाट्सएप, एसएमएस। ठीक है, इसमें दूसरा पर्सन ऑनलाइन नहीं है, कोई बात नहीं, आप मैसेज भेज दो। आपने ईमेल भेजनी है, दूसरा अभी इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को एसएमएस भेजना है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, मैं भेज सकती हूँ। जब भी वो अपना फोन उठाएगा उसको दिख जाएगा। ठीक है, दैट इज मैसेज स्विचिंग। तो उसमें पहले से कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता, हम सीधा डेटा भेज देते हैं सेंडर पास से, रिसीवर का एड्रेस अटैच करके, और वो बीच में घूमते 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 पहुंच जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम फेस की गई कि कई बार मैसेजेस बहुत बड़े हो सकते हैं, जो कि बीच वाले कंप्यूटर्स इजीली हैंडल नहीं कर पाते। तो ये सोचा गया कि चलो ऐसा करते हैं, इस पूरे बड़े मैसेज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स डिवाइड इट इनटू पार्ट्स। तो जब हमने इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको हमने बोला पैकेट स्विचिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज यूज्ड नाउअडेज। तो जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, पहले वो पूरा डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम पैकेट्स कहते हैं। सो वी डिवाइड द डेटा इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स, एंड देन दोस पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड। हर पैकेट के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच होता है, एंड अकॉर्डिंगली वो उस जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, सो
That's how it works. Fine. So ये हो गई switching. अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए वायरस क्या होता है. What is a virus? Any idea? Anyone can tell me what is a virus? What is a virus? Type of malicious software. Very good. So it is basically a computer program only. ठीक है. So ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, लेकिन ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है आपका, ये कंप्यूटर को हार्म करता है. ठीक है. It is used to harm the computer. Since it harms the computer, it is said to be a virus. So virus की full form होती है vital information and resources under siege. So vital information and resources under siege. इसमें आपको different जो टाइप ऑफ वायरसेस है वो पता होना चाहिए. जैसे कि वी हैव अ टाइप ऑफ वायरस कॉल्ड वॉर्म. वॉर्म क्या होता है? WORM. मतलब वो अपनी इतनी कॉपीज बना देता है सिस्टम में कि आपकी पूरी मेमोरी उसी से ही आ जाता है. तो हमारे पास एक तो हो गया नॉर्मल टर्म वायरस क्या होता है. ठीक है. फिर वॉर्म का स्पेसिफिक पहचान क्या होती है कि इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ सो मच कि वो अपनी इतनी कॉपीज बना देगा कि आपकी मेमोरी जो है उससे फुल हो जाएगी एंड सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा. देन वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो इट्स समथिंग कि एक बड़ा लकड़ी का हॉर्स था जो एक राजा ने दूसरे राजा को भेजा, लेकिन उसके अंदर उसकी सेना छुपी हुई थी. तो बेसिकली क्या है कि ये वायरस डायरेक्टली आपको नहीं पता चलता, आपने नेट से कुछ डाउनलोड किया और ये एज अ हिडन फाइल उसके साथ अटैच्ड होता है. तो जैसे ही मैंने वो मूवी प्ले करी या वो गेम प्ले करी तो वो वायरस मेरे कंप्यूटर पे अटैक कर देगा. सो इट्स काइंड ऑफ हिडन वायरस. ठीक है. सो वी हैव वॉर्म, वी हैव ट्रोजन हॉर्स, वी हैव वायरस. रैंसमवेयर मैंने आपको बता दिया. एक होता है DOS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भैया कि आप ही के कंप्यूटर पे आप ही की सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप यूज नहीं कर सकोगे. ठीक है. इन सब से बचने के लिए हमारे पास होता है फायरवॉल. सो एक होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आप इन वायरसेस से अपने कंप्यूटर को बचा सको. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको अपडेटेड रखना चाहिए. नेम अ फ्यू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन द कमेंट्स फटाफट से. और फायरवॉल क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क और कंप्यूटर. मतलब पूरे नेटवर्क के लिए भी फायरवॉल यूज हो सकती है. From any kind of unauthorized access. So from any kind of unauthorized access. तो हर तरह के unauthorized access से बचाने के लिए जो आपको चाहिए वो है फायर वॉल. ठीक है जी. राइट. क्विक हील, मैकेफे, नॉर्टन. ठीक है. बहुत सारे हैं हमारे पास. सो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें होती है. ठीक है. चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. तो एक तो देखो मैंने आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर की हुई है. आई विल पुट इट अगेन ऑन द व्हाट्सएप इफ यू वांट. आपके पास नहीं है तो ठीक है. इसमें क्या है, जो थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विद आंसर्स. जैसे कि है अरुण ओपन हिज ईमेल and found that his inbox was full of hundreds of unwanted mails. It took him around 2 hours to delete these unwanted mails and find the relevant ones in his inbox. What may be the cause of his receiving so many unsolicited mails? What can Arun do to prevent this? तो उसके पास बहुत सारी मेल्स आ रही हैं, अनऑथराइज सोर्सेस से आ रही है.
तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पैम। तो उसको अपना स्पैम फिल्टर लगाना पड़ेगा ताकि वो इन मेल्स को स्पैम में मार्क कर दे और वो उसके मेन बॉक्स इनबॉक्स में ना दिखाई दे। ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that 50 employees are working in an organization. Each employee has been allotted a separate workstation to work. In this way, all computers are connected through the server and all these workstations are distributed over 2 floors. तो आप बताओ कि 2 फ्लोर्स में ये जो कनेक्टेड है, इनको कनेक्ट किया है हमने स्विच से, तो ये कौन सा नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म हो रहा है, लैन। ठीक है। फिर आपका फ्रेंड है, उसको एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है वायरलेस, तो उसको आप बताइए कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आपको बताना पड़ेगा गाइडेड की क्या ऑप्शन है, अनगाइडेड की क्या ऑप्शन है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द एक्सपैंडेड नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस। तो आपको एब्रिविएशंस दी होंगी और आपको पूछेंगे कि इनकी फुल फॉर्म्स बताओ। तो सीडीएमए की फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो ये हाफ मार्क ईच होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो 4 टर्म्स दी जाएंगी जिनकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है। ऐसे ये पूछ लेते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी। जैसे क्वेश्चन है, सिंस एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ केबल इज नीडेड। तो बताइए कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार। इट हैज अ सिंगल कॉमन डेटा पाथ कनेक्टिंग टू ऑल द नोड्स, तो बस टोपोलॉजी होगी। ठीक है। देन सिमिलर वे एक्सपैंड द फॉलोइंग। सो आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, वीओआईपी और एसएमटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। हु इज द हैकर। ठीक है। अब जैसे ये एड्रेस दे दिया, अब पूछ लिया कि बताओ कि ये क्या है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। सो इट इज द आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर इन द नेटवर्क। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसी 2-3 पीडीएफ्स हैं व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। ठीक है। आई शेयर इट अगेन, तो आप इनसे अपने ये क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर नेटवर्क पे, ये तो एमसीक्यू आ गए, ये हो गया, और उसके अलावा आपको आते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, है ना। सो कंप्यूटर नेटवर्क पे सबसे 100% जिसकी श्योरिटी है वो है केस स्टडी क्वेश्चन की, और वो 5 क्वेश्चंस तो हमें आएंगे ही आएंगे। Just a sec. So this is your computer network case study questions. ठीक है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये इसी तरह से आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के केस स्टडी क्वेश्चंस हमेशा। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसको अगर मैं थोड़ा और जूम कर दूं। नाउ आयुर्वेदिक, so Ayurvedic Training Educational Institute is setting up its center in Hyderabad with 4 specialized departments for orthopedics, neurology, and pediatrics, along with an administrative office in separate buildings. The physical distance between these department buildings and the number of, हमेशा आपको ऐसे दिया होगा, 2-4 यूनिट्स दिए होंगे और फिर उन यूनिट्स के बीच में डिस्टेंस बताया होगा और हर यूनिट में कितने कंप्यूटर्स हैं ये बताया होगा। ठीक है। और आपको इसके क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। तो जैसा पहला क्वेश्चन है, suggest the most suitable location to install the main server of this institution to get efficient connectivity. तो सर्वर हमेशा वहां इंस्टॉल होता है जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। तो वी विल ऑलवेज इंस्टॉल द सर्वर वेयर वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स किस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि जो हमारा क्या कहते हैं सर्वर है, दैट शुड बी प्लेस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और उसकी जस्टिफिकेशन क्या दोगे, सिंस इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर सो सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इन अ फास्टर वे। इस चीज को हम 80-20 रूल भी कहते हैं। आप लिखोगे 80-20 रूल तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, बट यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन that it has the maximum number of computers. Now suggest the best cable layout for effective network connectivity of the building having server with all other buildings. तो क्लियर है, यहाँ पे जहां पे सर्वर है उसी को हम बाकी सबके साथ कनेक्ट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मेरा सर्वर है, सो मुझे उसको बाकी सबके साथ कनेक्ट करना है। तो आप अपने पेपर में प्रॉपर ये ड्राइंग बनाओगे ऐसे कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाया, फिर आप उसको लिंक करोगे बाकी के 3 के साथ। ठीक है। सो आई लिंक इट लाइक दिस। तो इसकी टोपोलॉजी अगर पूछ लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा,
स्टार टोपोलॉजी। सो ये लेआउट हो गया और टोपोलॉजी कौन सी हो गई? स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट द डिवाइसेस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दीज बिल्डिंग्स फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड विद इन द बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट करना है तो कौन सा डिवाइस यूज करोगे? सो आई टोल्ड यू हर साल क्वेश्चन आता है किसी ना किसी फॉर्म में, तो इसका आंसर जो है आपका वो होगा हब या स्विच। ठीक है। तो इसमें हब तो ऑप्शन है नहीं, इसमें ऑप्शन में क्या है? सिर्फ स्विच है, तो इसका सही आंसर जो है वो स्विच हो जाएगा। सो स्विच इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस। ठीक है। द नेक्स्ट है, सजेस्ट द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क एंड नेटवर्क केबल फॉर एफिशिएंटली कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो टोपोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया कि स्टार टोपोलॉजी होगी, और अगर केबल आपसे पूछा गया है और जब तक हमें पैसों की प्रॉब्लम ना हो, बट द थिंग इज कि इसमें फाइबर ऑप्टिक की ऑप्शन ही नहीं है। इसमें है सिंगल पेयर टेलीफोन केबल, कोएक्सियल केबल, एथरनेट केबल। अगर ये ऑप्शंस इन्होंने नहीं दी होती तो हम फाइबर ऑप्टिक यूज करते, बट ऑप्शंस दी हुई हैं तो आप एथरनेट केबल यूज करोगे, क्योंकि एथरनेट केबल भी है तो कॉपर वायर, लेकिन वो स्पेसिफिकली नेटवर्क्स के लिए बनाई गई है। सो वो नेटवर्क्स के लिए बेस्ट रहती है, तो इसमें से हम एथरनेट केबल को चूज करें। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गेट क्वेश्चन। इसमें 4 ही थे, पर अब आपको 5 मार्क्स का केस स्टडी आता है तो आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस वाले में 5 है। इसमें भी वही सब दिया हुआ है। वी हैव सम यूनिट्स, सबके बीच के डिस्टेंस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं। सो सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट। ठीक है। सजेस्ट द नेटवर्क टाइप, मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू प्लेस द सर्वर। तो सर्वर कहाँ होगा? सेल्स डिपार्टमेंट में, तो उसी के हिसाब से मैं सेल्स डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर सकती हूँ मार्केट डिपार्टमेंट के साथ, सेल्स को कनेक्ट कर सकती हूँ फन के साथ, सेल्स को कनेक्ट कर सकती हूँ लीगल के साथ। तो ये टोपोलॉजी हो गई आपकी। सो पहले का आंसर हो गया ये, दिस इज द लेआउट। ठीक है। सजेस्ट द नेटवर्क, डिस्टेंसेस देख लो, डिस्टेंसेस कितने? 180। सेल्स के साथ देखोगे आप तो 100, 150 और 50। सो इट इज विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर। सिंस इट इज विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर, इट शुड बी अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। मोस्ट सुटेबल प्लेस टू प्लेस द सर्वर हो गया। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, रिपीटर और हब और स्विच। तो हब और स्विच तो हर यूनिट में चाहिए होता है, सो इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी यूनिट। तो हब और स्विच जो है वो मुझे हर यूनिट के अंदर चाहिए। और जो रिपीटर है वो कहाँ चाहिए? रिपीटर चाहिए आपको 100 मीटर से ज्यादा का जहां पे डिस्टेंस होगा। और ये नहीं कि मुझे हर किसी का डिस्टेंस देखना है, तो आपने जो लेआउट बनाया आपको सिर्फ उसका डिस्टेंस देखना है। जैसे सेल्स और लीगल, सेल्स और लीगल के बीच में 150 मीटर है, तो हम कहेंगे यस अ रिपीटर इज रिक्वायर्ड बिटवीन सेल्स एंड लीगल। मार्केट और सेल्स के बीच में 100 है, तो हम मार्केट और सेल्स के बीच में भी लगा सकते हैं। वैसे अगर हम ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा में चाहिए तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो, बट इफ यू गिव तब भी ठीक होगा। इसमें हमें नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ 50 मीटर का डिस्टेंस है, सो 50 मीटर में हम रिपीटर नहीं लगाते। ठीक है। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली, सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। और ये वाला कहाँ पर है हमारा? जयपुर में। तो जयपुर को कनेक्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली से, और फिर पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा नेटवर्क बनेगा? जस्टिफाई योर आंसर। तो कौन सा नेटवर्क बनेगा? वाइड एरिया नेटवर्क। सो ये क्रिएट करेगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। सो इस तरह से आपको केस स्टडी क्वेश्चन आता है, घूम फिर के ऐसे सिर्फ 10 क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और वही हर साल रिपीट होते आ रहे हैं। 20 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, सो फॉर लास्ट 20 years द क्वेश्चन इज कमिंग एग्जैक्टली द सेम वे। ठीक है। तो इस पीडीएफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये पीडीएफ में अभी आपको भेज देती हूँ। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे कल तक। ठीक है। कल जब हम क्लास करेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग द डाउट्स व्हाटसोएवर यू हैव इन दिस। ठीक है। तो डाउट्स डिस्कस करेंगे, और डाउट्स डिस्कस करने के अलावा हम कल एमसीक्यूज करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क पे बेस्ड, ताकि आपका पूरा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। स्टडी वेल एंड प्रैक्टिस वेल।